वालेकुम स्टूडेंट, आई होप यू आर वेल। सो आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस करना है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। ठीक है, लास्ट वीडियो में जो है हमने डिस्कस किया था एडिशन पॉलीमराइजेशन के जो फैक्टर है मॉलिक्यूलर वेट एंड चेन ब्रांचिंग एंड क्रॉस लिंकिंग। ठीक है, और रिंग ओपनिंग के बारे में भी हमने लास्ट में पढ़ा था। ठीक है, सो डिटेल में हमने इस बारे में बात की थी और इससे पहले एडिशन पॉलीमराइजेशन की वीडियो डिटेल आपको मिल जाएगी और इंट्रोडक्शन जो है इंट्रोडक्शन जो है इस चैप्टर का वो भी आपको मिल जाएगा। तो 3 लेक्चर जो है वो अपलोड हो चुके हैं। ये हमारा पार्ट 4 होगा जिसमें हम कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। सो वो स्टूडेंट जिन्होंने जो है प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी तो मुश्किल है कि वो ये इस लेक्चर में उनको समझ आ सके। सो काइंडली फिर पहले वाले लेक्चर जो है सीक्वेंस से देखें, देन ही आपको बेटर समझ आ पाएगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हम कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से। ठीक है, तो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन क्या होती है, हमने इससे पहले एडिशन पॉलीमराइजेशन के बारे में जो है डिस्कस किया था। ये मोबाइल मेरे हाथ में है और क्योंकि मैं स्टैंड यूज़ नहीं कर रही सॉरी उसके लिए, क्योंकि स्टैंड को फिक्स करूँगी पूरा टाइम जो है मेरा उसी में लग जाता है। ठीक है, और ये जो है मैं अपने बेड के ऊपर जो है वीडियो बना रही हूँ, तो ये मेरे लिए काफ़ी आसानी है। फिक्स करना भी इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, चले 10 मिनट लग जाए, लेकिन सबसे जो मेरे लिए आसानी है कि मैं अपने बेड के ऊपर ही ये वीडियो जो है अपलोड कर लेती हूँ। ठीक है, सो ये मेरे लिए काफ़ी जो है आसानी हो जाती है। इस वजह से मैं स्टैंड जो है वो यूज़ नहीं कर रही। अच्छा, तो हम स्टार्ट करते हैं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। देखें, इससे पहले हमने जो है एडिशन पॉलीमराइजेशन के बारे में बात की थी और इसमें जो है हम कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के बारे में बात करेंगे। अच्छा, एडिशन में क्या था कि जब मैंने आपको बताया था एडिशन पॉलीमराइजेशन कौन बताएगा मुझे, अब ये लाइव लेक्चर होता तो मैं आप किसी का भी नाम कॉल करके पूछती उससे, लेकिन ये लाइव लेक्चर नहीं है। तो आप में से जो है आप ऐसे करें, वीडियो को पॉज करें और बताएं, क्योंकि इस तरह से जो है ना आप अपने आप को जज कर पाएंगे कि भाई आप कितना गेन कर रहे हैं वीडियो से। ठीक है, अगर आप आंसर नहीं दे पा रहे तो इसका मतलब कहीं तो लैकिंग हो रही है। ठीक है, सो फिर आपने वहाँ पे जो है उस पर फोकस करना है। देखें, एडिशन पॉलीमराइजेशन में क्या था, मैंने क्या बताया था कि एडिशन पॉलीमराइजेशन में एक रिएक्टिव स्पीशी होती है जो कि मोनोमर के साथ रिएक्ट करती है। ठीक है, और फिर एक थर्ड जो है हमारे पास रिएक्टिव स्पीशी बनती है, लार्जर रिएक्टिव स्पीशी, जो कि कैपेबल होती है दूसरे मोनोमर के साथ रिएक्ट करके। फिर एक फोर्थ लार्जर रिएक्टिव स्पीशी बनती है, मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देती हूँ। ठीक है, काफ़ी डिटेल में मैंने बताया था। देखें, एडिशन पॉलीमराइजेशन का मैंने आपको बताया था कि ये रिएक्टिव स्पीशी होती है, मोनोमर के साथ रिएक्ट करती है और फिर ये हमारे पास एक लार्जर जो है मॉलिक्यूल बनता है। और ये स्टार जो उसके ऊपर प्रेजेंट है ना, ये इसका मतलब ये है कि रिएक्टिव स्पीशी के ऊपर जो था ये रिएक्टिव स्पीशी है आर, और ये स्टार शो कर रहा है ना कि ये एक रिएक्टिव स्पीशी है और ये मोनोमर के साथ रिएक्ट कर रही है। और रिएक्ट करने के बाद इसने जो है इसको भी रिएक्टिव स्पीशी जो है बना दिया है, मतलब अब ये एक लार्जर मॉलिक्यूल है। फिर ये जो है लार्जर रिएक्टिव जो कि एक थर्ड है हमारा है, ये एक दूसरे मोनोमर के साथ रिएक्ट करेगा तो एक दूसरी लार्जर रिएक्टिव स्पीशी बनेगी। तो इस तरह से जो है ये रिएक्टिव स्पीशी मोनोमर के साथ रिएक्ट करती जाएगी और जो है वो एक लार्जर रिएक्टिव स्पीशी के तौर पे एक्ट करके बहुत सारे मोनोमर बना अपने साथ उसके साथ रिएक्ट करके पॉलीमर बनाएगी। तो ये एडिशन पॉलीमराइजेशन में हमने पढ़ा था। तो ये मैंने इंट्रोडक्शन इस वजह से दिया था कि कंडेंसेशन आपको समझ आ जाए, क्योंकि मेरा काम बस पढ़ाना नहीं है, मैं चाहती हूँ कि आपको जो है ना वीडियो से काफ़ी अच्छा समझ आ सके। ठीक है, अच्छा, तो एडिशन में आपने देख लिया, मैंने रिवाइज करवा दिया कि एडिशन में क्या हो रहा था कि रिएक्टिव स्पीशी मोनोमर के साथ रिएक्ट कर रही थी और पॉलीमर मॉलिक्यूल बना रही थी, और वो फिर एक जो लार्जर मॉलिक्यूल जो थर्ड मॉलिक्यूल बन रहा था वो फिर रिएक्टिव स्पीशी के तौर पर एक्ट करता है, फिर वो दूसरे मोनोमर के साथ रिएक्ट करता है। इस तरह से जो है प्रोपोगेशन जो है होती है। ठीक है, सो ये एडिशन का था। अब कंडेंसेशन में क्या होता है, मैंने इस वजह से आपको रिवाइज करवाया ताकि आपको ये कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन सही तरीके से समझ आ सके। ठीक है, सो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में क्या होता है कि कंडेंसेशन रिएक्शन इन्वॉल्व टू मॉलिक्यूल reacting together to form a third larger molecule with the production of byproduct which is normally a small molecule such as water भी हो सकता है, अल्कोहल भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा, तो इसमें क्या कह रहे हैं कि इस कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में क्या होता है, टू मॉलिक्यूल रिएक्टिंग टुगेदर, यहाँ पे क्या है, टू मॉलिक्यूल रिएक्टिंग टुगेदर टू फॉर्म अ थर्ड।
ठीक है, ये कह रहे हैं कि इसमें दो मॉलिक्यूल जो है वो रिएक्ट करेंगे तभी थर्ड बनेगा, जबकि एडिशन में क्या था कि एक रिएक्टिव स्पीशी और एक रिएक्टिव स्पीशी जो थी वो मोनोमर के साथ रिएक्ट करके एक थर्ड बना रही थी। जबकि इसमें क्या है, इसमें दो मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे और थर्ड बनाएगी, और जबकि एक मतलब दो मॉलिक्यूल जब रिएक्ट करेंगे और एक थर्ड मॉलिक्यूल बनेगा, लार्जर मॉलिक्यूल जो होगा, ठीक है, तो इसके बनने से हमारे पास एक बाय प्रोडक्ट भी निकलेगा। ठीक है, वो बाय प्रोडक्ट या स्मॉल मॉलिक्यूल होगा, स्मॉल मॉलिक्यूल सच एज वाटर भी हो सकता है, अल्कोहल भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई। अच्छा, आज अब ये नहीं कि इसमें रिएक्टिव स्पीशी का कोई अमल कंडेंसेशन में नहीं, वो भी आपको मैं आगे समझाती हूँ। आज सिंपल एग्जाम्पल ऑफ कंडेंसेशन रिएक्शन इज स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। आपने स्टेरिफिकेशन रिएक्शन तो 9 में भी पढ़ा होगा, 9 से सेकेंड ईयर तक स्टेरिफिकेशन रिएक्शन जो है, स्टेरिफिकेशन रिएक्शन हम देखते हुए आ रहे हैं। तो यही कह रही कंडेंसेशन पोलीमराइजेशन की जो एग्जाम्पल है वो क्या है, स्टेरिफिकेशन रिएक्शन इन विच एन ऑर्गेनिक एसिड, जिसमें क्या होता है, एक ऑर्गेनिक एसिड होता है एड एन अल्कोहल, और अल्कोहल की देखिए ये ऑर्गेनिक एसिड है, ये अल्कोहल है, ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, एक ईस्टर बनेगा। ठीक है, ये सर्कल एरो को शो कर रहा है, रिएक्शन को शो कर रहा है कि ये ईस्टर बना और साथ में वाटर निकला। ठीक है, वाटर, ये वाटर क्या है, बाय प्रोडक्ट के तौर पे जो है यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, अच्छा, in which an organic acid react together to form an ester with the evolution of water. ठीक है, this reaction may be illustrated by the reaction as and to form an ethyl acetate। ये वही सब दिया हुआ है जो मैंने बता दिया आपको कि ये जो है कि ये रिएक्शन जो है ये एसिटिक एसिड ले ले और इथाइल अल्कोहल ले ले तो क्या बनेगा, इथाइल एसीटेट बनेगा। ठीक है, साथ में वाटर निकलेगा। अच्छा, इन ऑर्डर फॉर सच अ रिएक्शन टू रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ पॉलीमर, each reacting molecule should have at least 2 reactive groups। ये मेन बात है जो मैं आपको बताना चाह रही थी। So that the reaction product is capable of undergoing further condensation reaction। अब मेरी बात ध्यान से सुने। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया कि कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में दो मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे। दो मॉलिक्यूल किस तरह से, मैंने फिर आपको एग्जांपल भी बताई कि एसिडिफिकेशन में जो एसिटिक एसिड होता है ये एक मॉलिक्यूल हो गया, फिर अल्कोहल दूसरा मॉलिक्यूल। ठीक है, इस तरह से दो मॉलिक्यूल के रिएक्शन से हमारे पास इथाइल एसीटेट बना। ठीक है, एसिटिक एसिड एक मॉलिक्यूल, इथाइल अल्कोहल दूसरा मॉलिक्यूल, टू मॉलिक्यूल मिले और इथाइल एसीटेट बना। ठीक है, जबकि एडिशन में हमने ये नहीं पढ़ा था, एडिशन में सिर्फ हमने क्या पढ़ा था कि एक मोनोमर एक रिएक्टिव स्पीशीज से मिलेगा। यहाँ पे दो मॉलिक्यूल मीन दो मोनोमर मिल रहे हैं और एक थर्ड बन रहा है। वहाँ पे दो मोनोमर नहीं मिले थे, वहाँ पे एक मोनोमर था, एक रिएक्टिव स्पीशीज, जबकि यहाँ पे क्या है, दो मोनोमर के लिए दो मॉलिक्यूल के लिए, ठीक है, वो मिल रहे हैं। अब इन मॉलिक्यूल के साथ आपने याद रखना है कि एक मॉलिक्यूल, जिसमें मैं कह रही हूँ कि दो मॉलिक्यूल मिलेंगे ना तो एक थर्ड बनेगा, तो एक कंडेंसेशन की बात जो है, अच्छा, तो दो मॉलिक्यूल मिलेंगे तो एक थर्ड बनेगा, साथ में वाटर रिमूव होगा, इवॉल्व होगा। अच्छा, अब ये जो एक मॉलिक्यूल है ना, इस एक मॉलिक्यूल पे दो रिएक्टिव ग्रुप अटैच होंगे, इस मॉलिक्यूल पे भी दो रिएक्टिव ग्रुप अटैच होंगे, और सेकेंड वाले मॉलिक्यूल के लिए या मोनोमर के लिए उस पर भी दो रिएक्टिव ग्रुप अटैच होंगे। मतलब जो दो मॉलिक्यूल मिल रहे हैं ना कंडेंसेशन रिएक्शन में, थर्ड बना रहे, थर्ड लार्जर मॉलिक्यूल जो बना रहे हैं, ठीक है, वो जो दो मॉलिक्यूल मिल रहे हैं उन एक मॉलिक्यूल पे दो रिएक्टिव ग्रुप अटैच होंगे। ठीक है, ये यहाँ पे ये कह रहे हैं कि रिएक्शन इज रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ पॉलीमर ईच रिएक्टिंग मॉलिक्यूल, मतलब ये जो एक रिएक्टिंग मॉलिक्यूल है ना, ये रिएक्ट कर रहे हैं ना, तो इस वजह से इसे रिएक्टिंग मॉलिक्यूल कह रहे हैं, रिएक्टिंग मोनोमर कह रहे हैं। ये जो ईच रिएक्टिंग मॉलिक्यूल है शुड हैव एट लीस्ट, मतलब कम से कम दो रिएक्टिव ग्रुप होने चाहिए। मतलब इस मॉलिक्यूल, इस एसिटिक एसिड के पास भी दो रिएक्टिव ग्रुप है और इस इथाइल अल्कोहल के पास भी दो रिएक्टिव ग्रुप है, होने चाहिए एटलीस्ट 2 रिएक्टिव ग्रुप। इसको जो है हाईलाइट कर लें। ठीक है, अच्छा, सो डैट द रिएक्शन प्रोडक्ट इज कैपेबल, और तभी जो है जो हमारा रिएक्शन होगा इस काबिल होगा कि वो फर्दर कंडेंसेशन रिएक्शन को प्रोसीड कर पाए, अदरवाइज ये कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, मैं आपको यही बताना चाह रही थी कि रिएक्टिव स्पीशी का आप ये नहीं सोचें कि रिएक्टिव स्पीशी का सिर्फ एडिशन पॉलीमराइजेशन में था रोल, नहीं। मैंने जब आपको स्टार्ट में डेफिनेशन बताई ना कि दो मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे तो एक थर्ड लार्जर मॉलिक्यूल बनेगा, तो मैंने फ़ौरन आपको बताया कि बेटा इसमें रिएक्टिव स्पीशी की इन्वॉल्वमेंट होती है, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेशन में तो नहीं दी हुई, लेकिन आप समझे कि शायद रिएक्टिव स्पीशी की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। रिएक्टिव स्पीशी की इन्वॉल्वमेंट किस तरह से है इसमें कि दो मॉलिक्यूल रिएक्ट करके एक थर्ड लार्जर मॉलिक्यूल बना रहे हैं, लेकिन वो जो दो मॉलिक्यूल है ना उन दोनों पे एक मॉलिक्यूल पे दो रिएक्टिव स्पीशी, दो रिएक्टिव ग्रुप अटैच होते हैं। ठीक है,
और वो रिएक्टिव ग्रुप फिर फर्दर एडिशन कंडेंसेशन पॉलिमराइजेशन को प्रोसीड करते हैं। इस तरह से एडिशन पॉलिमराइजेशन में रिएक्टिव स्पीशी थी, ठीक है, एक रिएक्टिव स्पीशी एक मोनोमर मिलेगा तो एक थर्ड बनेगी, उस पर जो है एक रिएक्टिव स्पीशी, मतलब रिएक्टिव स्पीशी साथ चल रही थी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो है एक मॉलिक्यूल पे 2 रिएक्टिव है, एटलीस्ट 2 रिएक्टिव ग्रुप होने चाहिए ग्रुप, ठीक है, ये आपने याद रखना है। और मैंने ये बता भी दिया, मतलब आपको इक्वेशन ही बता दिया। आई होप कि आपको समझ आ रहा हो। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ और फिर आप मुझे बाद में बताइएगा कि आपको क्या समझ आया क्या नहीं आया। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि आपको रिप्लाई कर सकूँ। A simple generalized reaction sequence for condensation polymerization for 2 monomers। ये देखो, ये कह रहे हैं कि अगर हम आपको, मतलब जिस तरह से पीछे हमने इस सिम्बल्स के ज़रिए समझा था, इसी तरह से अगर ये आपको समझाए तो कंडेंसेशन पॉलिमराइजेशन में 2 मोनोमर्स है। 2 मोनोमर्स किस तरह से, M1 M फॉर मोनोमर, M1 एक मोनोमर, M2 दूसरा मोनोमर, ठीक है। अच्छा, और ये जो X शो हो रहा है ना, मतलब इस M1 के साथ ये बॉन्ड है, ये X अटैच है, मतलब ये एक मॉलिक्यूल या एक मोनोमर के साथ कितने रिएक्टिव ग्रुप है, 2, 1 2। इस तरह से ये M2 दूसरा मोनोमर है या दूसरा मॉलिक्यूल है, इसके साथ कितने रिएक्टिव ग्रुप है, 2, ठीक है। Y विथ रिएक्टिव ग्रुप, मतलब ये 2 मोनोमर है और रिएक्टिव ग्रुप के साथ आपको दिखाए गए हैं। X एंड Y इज़ अ रिएक्टिव ग्रुप, कैन बी रिटन एज फॉलो, जिस तरह आपको मतलब ये दिखाए हुए हैं, जैसे कि ये देखें, ये M1 के साथ एक X, ये दूसरा X, ये एक मॉलिक्यूल या मोनोमर के साथ 2 रिएक्टिव ग्रुप है। इस तरह से ये प्लस, मतलब ये रिएक्ट कर रहे हैं ना एक दूसरे से। इस तरह से M2 के साथ क्या है, ये Y मीन रिएक्टिव ग्रुप, मतलब 2 रिएक्टिव ग्रुप है M2 के साथ और 2 रिएक्टिव ग्रुप है M1 के साथ, मतलब 2 मोनोमर्स के साथ 2 रिएक्टिव ग्रुप अटैच हैं, ठीक है। अब ये सर्कल मीन रिएक्शन हुआ, रिएक्शन में क्या हुआ, ये X और ये Y, ठीक है, ये X और ये Y, ये बाय प्रोडक्ट के तौर पे जो है इवॉल्व हो गए। और जब ये यहाँ से निकलेंगे तो ये M1 और ये M2 एक दूसरे से क्या बना लेंगे, ये बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। देखें, ये X और Y, जैसे मैंने कहा था ना कि कंडेंसेशन पॉलिमराइजेशन में 2 मॉलिक्यूल जब मिलेंगे तो बाय प्रोडक्ट के तौर पर वाटर या अल्कोहल जो है वो रिमूव होगा, इवॉल्व होगा। तो ये समझ लें कि ये वाटर है। फॉर एग्जांपल यहाँ से H गया है, यहाँ से OH गया है, तो ये वाटर जो है निकला है यहाँ से, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अच्छा, जब ये X और Y निकलेंगे तो ये M1 और ये M2 एक दूसरे से क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। ये आपको दिख रहा होगा, ये X अपनी जगह, ये M1 अपनी जगह, ये यहाँ से गया है तो ये M2 इसके साथ बॉन्ड बना लिया इसने M1 के साथ, और ये Y, ठीक है। और ये प्लस X और Y जो निकले थे वो यहाँ पे शो हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से अब ये जो है ना, अब इस लार्जर मॉलिक्यूल जो बना है हमारे पास थर्ड, अब इसके पास भी क्या है, 2 रिएक्टिव ग्रुप है, एक X और एक Y। इसका मतलब ये भी जो है अब दूसरे जो है मॉलिक्यूल के साथ, दूसरे मोनोमर के साथ रिएक्ट कर सकता है और फर्दर जो है पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस हो सकता है, प्रोसीड, ठीक है। अच्छा, कैसे ये, अब ये जो है ना, अब ये इसके साथ ये जो हमारा बना था पहले स्टेज में ना, अब ये दूसरे मोनोमर के साथ कर रहा है, ये प्लस लगा दूँ ना कि ये इसके साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। ये M1 और ये 2X, जब ये इसके साथ रिएक्ट करेगा तो रिएक्शन में क्या होगा, दोबारा से ये X और Y निकलेंगे। ये X और Y जब निकलेंगे तो ये M2 और ये M1 आपस में बॉन्ड बना लेंगे, ये X अपनी जगह, ये M1 अपनी जगह, ठीक है, और ये M2 अपनी जगह, और ये और X और Y बाहर निकले थे ना, तो ये M1 M2 के साथ बॉन्ड बना लेगा और इसका ये X और ये X और Y जो निकले थे वो यहाँ पे बाहर आ जाएंगे। अब इसी तरह से ये एक जो है फोर्थ हमारे पास लार्जर मॉलिक्यूल आ गया जिसके पास 2 रिएक्टिव ग्रुप है। तो अब ये कैपेबल है कि दूसरे मोनोमर के साथ रिएक्ट कर सकता है और फर्दर प्रोसेस हो सकता है, ठीक है। सो ये अब ये बॉन्ड, ठीक है, यहाँ पे बुक में भी बहुत रफली है कि यहाँ इन्होंने, ठीक है। अब ये तीसरा मोनोमर है M2 और ये Y इसके रिएक्टिव ग्रुप है। अब क्या होगा, दोबारा से रिएक्शन जब होगा तो ये X और Y दोबारा से निकलेंगे और ये M1 के साथ ये M2 अटैच हो जाएगा, ठीक है। ये सब एज इट इज़ रहे, X M1 M2 M1, बस ये जब गया तो ये M2 इसके साथ आ गया और ये M2 का Y इधर आ गया और ये प्लस ये बाय प्रोडक्ट के तौर पर वो हो गया, इवॉल्व हो गया, ठीक है। सो ये है कंडेंसेशन पॉलिमराइजेशन। आई होप कि आपको समझ आ गया हो। अच्छा, अब हम कह रहे हैं कि
दिस सीरीज ऑफ कंडेंसेशन रिएक्शन can be related to the simple esterification reaction shown above if X is a carboxylic acid group and Y is an alcohol group. ये क्या कह रहे हैं, बता सकते हैं आप मुझे ये क्या कह रहे हैं? देखें, ये कह रहे हैं कि जो सीरीज़ ऑफ कंडेंसेशन रिएक्शन है, जो कि अभी मैंने आपको बताया, ये सारी सीरीज जो मैंने आपको दिखाई, ठीक है, तो ये जो है ये रिलेटेड है किससे, सिंपल एस्टरिफिकेशन रिएक्शन से। ये जो आपने यहाँ पे एस्टरिफिकेशन का रिएक्शन देखा ना, ये इससे रिलेटेड है, ठीक है, जो कि शोन अबव एक्स इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप। जैसे कि अब ये जो एक्स है ये क्या है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, और वाई जो है वो क्या है, अल्कोहल ग्रुप है, ठीक है। देन हमारे पास इथाइल ईस्टर बनेगा ना, इथाइल एसीटेट बनेगा। अच्छा, द रिएक्शन प्रोडक्ट एक्स और वाई प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ एवरी कंडेंसेशन रिएक्शन। आपने देखा कि एक्स और वाई जो है हर कंडेंसेशन रिएक्शन में एक्स और वाई जो है मेन बाय प्रोडक्ट जो है जो कि वाटर भी हो सकता है और अल्कोहल भी हो सकता है, उसके तौर पर ये एलिमिनेट हो रहे हैं या एवॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। सो ये वही बता रहे हैं आपको, बाय प्रोडक्ट इस वाई एवॉल्व। कहाँ थे हम यार, एक तो यार, द रिएक्शन एक्स एंड वाई प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ एवरी कंडेंसेशन रिएक्शन देन बिकम्स वाटर फॉर दैट स्पेसिफिक एग्जाम्पल। जैसे हमने यहाँ पे स्पेसिफिक एग्जाम्पल ली थी कि वो वाटर था उस पर, ठीक है, अल्कोहल भी हो सकता है। अच्छा, कहाँ पे थे, ये हो गया ना हमारा। इट कैन बी सीन दैट एट ईच स्टेज ऑफ द रिएक्शन दैट चेन ग्रोज बाय वन मोनोमर यूनिट। अब आपने क्या देखा, इट कैन बी सीन, आप देख सकते हैं, एट ईच स्टेज, हर स्टेज पे, यहाँ पे जो मैंने हर स्टेज पे आपको दिखाया, तो आपने क्या देखा, एट ईच स्टेज ऑफ द रिएक्शन द चेन ग्रोज, कि चेन जो है वो ग्रो करे जा रही है बाय वन मोनोमर यूनिट, एक मोनोमर यूनिट मिलता जा रहा है और चेन ग्रो कर रही है। फिर सेकंड स्टेज में दूसरा मोनोमर मिल रहा है, फिर वो ग्रो कर रही है, फिर तीसरा मोनोमर मिल रहा है, फिर वो ग्रो कर रही है ना। इसी तरह से हो रहा है कि इस स्टेज में हमने एक एक मोनोमर डाला है, वन मोनोमर यूनिट के साथ जो है चेन ग्रो हुई है, एंड देयर इज़ वन मॉलिक्यूल ऑफ बाय प्रोडक्ट। और इस तरह से हर स्टेज पे जो है वन मॉलिक्यूल ऑफ बाय प्रोडक्ट एक्स और वाई इवॉल्व हो रहा है। तो आपने ये कह रहे हैं कि आप देख सकते हैं, ये जो भी मैंने आपको दिखाया, इसमें आपने क्या देखा, ये सारी सीरीज जो मैंने आपको दिखाई, ये तो मतलब मैंने आपको ये हर स्टेज में, हर यहाँ तक जितना दिया था बुक में, ये क्यों इतना समझाया, ताकि आपको बेसिकली समझ आ सके। अब ये जो यहाँ पे दिया हुआ है ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। आपने क्या देखा कि हर स्टेज में, ये हर स्टेज में क्या हो रहा है कि ये पहले तो दो मोनोमर मिले और थर्ड मॉलिक्यूल बना लिया। अब ये जो थर्ड मॉलिक्यूल था इसने एक दूसरे मोनोमर के साथ जो है रिएक्ट किया, फिर ये एक लार्जर दूसरा बना, फिर ये लार्जर ने फिर एक दूसरे मोनोमर के साथ, मतलब हर स्टेज पे एक एक मोनोमर यूनिट के साथ जो है रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। और हर स्टेज पे एक बाय प्रोडक्ट रिलीज हो रहा है, आपको दिख रहा है। सो यही बताने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है कि इट कैन बी सीन दैट ईच स्टेज ऑफ द रिएक्शन दैट चेन ग्रोज बाय वन मोनोमर यूनिट के साथ जो है चेन ग्रो कर रही है। तो इसमें इतना कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, मैं बता चुकी हूँ। एंड देयर इज़ वन मॉलिक्यूल ऑफ बाय प्रोडक्ट एक्स एंड वाई इज़ एवॉल्व। मेरा जो है गला सूख गया है एक तो ये पता नहीं मोबाइल का ब्लर और ये इमेज, अब ठीक है, यहाँ तक समझ आएगा। इन एडिशन द ग्रोइंग पॉलीमर, अब इन एडिशन द ग्रोइंग पॉलीमर चेन रिटेन टू रिएक्टिव ग्रुप एट ईच स्टेज। अब आपने उस स्टेज में क्या देखा, इन जब एडिशन हो रही थी कंडेंसेशन में, तो ग्रोइंग पॉलीमर चेन में क्या हो रहे थे, दो रिएक्टिव ग्रुप एट ईच स्टेज पे रिटेन रह रहे थे। अब ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। देखें, ये जो दो मोनोमर मिले और ये एक्स और वाई इवॉल्व हुआ। अब देखिए हर स्टेज पे जो है लार्जर मॉलिक्यूल के साथ दो रिएक्टिव ग्रुप जो है क्या रहे थे, रिटेन रह रहे थे। ये देखें एक्स और वाई दो रिएक्टिव ग्रुप। फिर इसमें देखें इसके लार्जर वो उसके ये एक्स और वाई तो चले अलग हो गया। ये देखिए लार्जर पॉलीमर जो बना है एक्स और वाई, हर स्टेज पे जो है लार्जर पॉलीमर के साथ दो रिएक्टिव ग्रुप आपको नज़र आ रहे हैं। तो यही बताने की यहाँ पे कोशिश हो रही है कि ये कह रहे हैं इन एडिशन मीन इन कंडेंसेशन में, ये जो एडिशन हो रही है, जो हम मोनोमर की एडिशन कर रहे हैं, इसमें आप क्या देख रहे हैं कि ग्रोइंग पॉलीमर है उसके साथ क्या है, दो रिएक्टिव ग्रुप जो है वो रिटेन रह रहे, ताकि वो मज़ीद मोनोमर्स के साथ रिएक्ट करे और
मज़ीद ये जो है कंडेंसेशन रिएक्शन प्रोसीड हो। अच्छा कहाँ, ठीक है। देखिए मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको समझ आ सके, इससे ज़्यादा जो है मैं बार बार एक एक चीज़ को जो है आपको बता रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि स्टूडेंट्स किस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो है काफ़ी टीचिंग एक्सपीरियंस है। सो मुझे मैं समझती हूँ कि शायद बच्चे को समझ नहीं आया, मैं बार बार उस चीज़ को रिवाइज़ करवाती हूँ जब तक उसके जहन में वो चीज़ फिट ना हो जाए। इसी वजह से शायद मेरी जो है टीचिंग वे को जो है स्टूडेंट काफ़ी लाइक करते हैं और काफ़ी जो है मुझे बहुत ज़्यादा जो है मोहब्बत आप लोग की तरफ से मिलती है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं स्कूल जाती हूँ तो बच्चे कहते हैं मैम आप वीडियो अपलोड क्यों नहीं करती, या आप यहाँ पे क्यों नहीं आके पढ़ाती। पहले मेरा कॉलेज था और अब मेरी यूनिवर्सिटी है तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ कि वीडियो के थ्रू आपको समझा सकूँ। लेकिन पिछले 3 महीने से मैंने कुछ भी वीडियो नहीं बनाई थी, लेकिन अभी मैंने DM की शुरू किया। इंशाल्लाह मैं केमिस्ट्री भी प्रोसीड वो वीडियो अपलोड करूँगी, उसकी कोशिश करूँगी, ठीक है। MD-CAT का तो बिल्कुल मैंने छोड़ दिया है, लेकिन अभी टेस्टिंग सीरीज़ मैंने उनके लिए जो है दोबारा से ग्रुप्स में जो बच्चे ऐड थे उनको तो अपडेट मिल गई होगी। इंशाल्लाह वीडियो बना के भी मैं बाकी स्टूडेंट को भी अपडेट दे दूँगी इंशाल्लाह। अच्छा तो हम कहाँ पे थे और कहाँ चले गए। 2 रेक्टेंगल ग्रुप एट ईच स्टेज आपने देख लिया। द रिजल्टिंग पॉलीमर एट इज़ अ रेगुलर कोपॉलीमर। जो रिजल्टिंग पॉलीमर होता है ना वो क्या होता है, इज़ अ रेगुलर कोपॉलीमर होता है। ये हमारे पास जो अच्छा कोपॉलीमर तो आपको मैंने बताया ही नहीं। देखिए इसमें कंडेंसेशन और पॉलीमराइजेशन में ना 2 किस्म की पॉलीमराइजेशन होती है। एक होती है होमोपॉलीमर। होमोपॉलीमर किस तरह से होगी कि जैसे कि यहाँ पे X है और ये M1 और ये M1 और ये X, ये हमारे होमो मतलब M1 मतलब मोनोमर सेम है। और अगर यहाँ पे मैं करूँ कि जो है मतलब लार्जर रिजल्टिंग पॉलीमर की बात हो रही है, M1 करूँ और M2 करूँ, ठीक है, और ये X मतलब अब ये M1 है ये M2 मतलब ये अब ये डिफरेंट हो गए ना, सेम तो नहीं है, तो ये होगा को, ठीक है, ये होगा होमो। तो अब समझ आ गई, अब शायद आपको ये पॉइंट भी समझ आ जाए। द रिजल्टिंग पॉलीमर इज़ अ रेगुलर कोपॉलीमर। जो रिजल्टिंग पॉलीमर आप यहाँ पे देख रहे हैं वो कोपॉलीमर ही है ना। देखें ये जब 2 मोनोमर मिले तो M1 M2 तो कोपॉलीमर बना। उसके बाद फिर इसका लार्जर पॉलीमर देखें M1 M2 M1 डिफरेंट है, कोपॉलीमर है। फिर M1 M2 ये भी मतलब एक सीक्वेंस फॉलो हो रही है, ठीक है। सो ये कह रहे हैं कि अगर जो है रिजल्टिंग पॉलीमर इज़ अ रेगुलर कोपॉलीमर है, मतलब ये अब इसमें रेगुलरिटी आ रही है ना। M1 M2 डिफरेंट है लेकिन एक रेगुलरिटी आ रही है, ठीक है। रेगुलर कोपॉलीमर ऑफ द मोनोमर M1 एंड M2 विच आर अरेंज इन सीक्वेंस। देखेंगे सीक्वेंस में ही है ना कि M1 M2 तो ये एक रेगुलर मतलब डिफरेंट कोपॉलीमर, रेगुलर कोपॉलीमर इसे कहते हैं कि M1 M2 ठीक है, एक सीक्वेंस में। अच्छा कहाँ पे थे, M1 M2 विच आर अरेंज इन सीक्वेंस अलॉन्ग दी चेन, ठीक है। चेन ब्रांचिंग एंड क्रॉस लिंकिंग। अब ये पूरी कहानी मैंने जो है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन किस तरह से होती है, क्या होता है क्या नहीं होता, सब कुछ जो है रिपीट कर भी दिया है 2 दफ़ा। आई होप कि आपको समझ आ गया हो। अच्छा अब जो है चेन ब्रांचिंग और क्रॉस लिंकिंग जिस तरह से हमने एडिशन पॉलीमराइजेशन में पढ़ी थी इस तरह से कंडेंसेशन में भी होती है, ठीक है। कैन बी प्रोड्यूस बाय इंट्रोड्यूसिंग सम ट्राई फंक्शनल मोनोमर। अच्छा तो ये बात आपने जो है हाईलाइट कर लेनी है कि चेन ब्रांचिंग क्रॉस लिंकिंग ये कंडेंसेशन में भी होती है और क्रॉस लिंकिंग कैन बी प्रोड्यूस मतलब क्रॉस लिंकिंग जो है कैन बी प्रोड्यूस हो सकती है अगर हम क्या इंट्रोड्यूस करें, ट्राई फंक्शनल मोनोमर। ये बात याद रखनी है। एडिशन में क्या था, क्रॉस लिंकिंग में एक क्रॉस लिंकिंग एजेंट होता है, ठीक है, जो कि एडिशन में क्या था, डाई फंक्शनल अल्कीन था, डाई। यहाँ पे क्या है, ट्राई फंक्शनल मोनोमर। वहाँ पे डाई था, यहाँ पे ट्राई है। ये आपने स्टार लगा के इम्पोर्टेंट जो है बात है ये आपने याद रखनी है, दोनों में डिफरेंस है। ये देखें ये एक्स उधर जा रहा है इसका, ये देखिए ट्राई, ठीक है। इनटू द रिएक्शन बाय यूजिंग अ मोनोमर विच कैरीज 2 रेक्टिव ग्रुप इट इज़ पॉसिबल टू प्रोड्यूस अ होमोपॉलीमर। ये कह रहे हैं कि अगर हम ऐसा वो करें, अब देखें यहाँ पे होमोपॉलीमर की एग्जांपल दी हुई, ये एक मोनोमर है, ये पॉजिटिव
ये दूसरा पॉलीमर। अब ये M1 लिया हुआ है। अब जब ये X और Y निकलेंगे यहाँ से तो ये M1 एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो ये देखिए M1 मीन ये होमो है, ठीक है, होमो पॉलीमर है। ये इससे पहले हमने को देखा था। उसके बाद फिर ये जो है ये दूसरे पॉलीमर के साथ जब रिएक्ट करेंगे तो ये X और Y जाएगा और ये M1 दोबारा से मिल जाएंगे। देखिए सारे M1 है, तो M1 तो मीन ये होमो है, तो ये होमो की एग्जाम्पल है। अच्छा, तो मैं और क्या बताना चाह रही थी, ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा, ये ट्राई फंक्शनल एल्कीन का खुद सोचे या एक कॉमन सेंस होता है। देखें मोनोमर के साथ दो रिएक्टिव ग्रुप होते हैं, मैंने आपको बता दिया कंडेंसेशन में। तो जब क्रॉस लिंकिंग के लिए, जब जाहिर सी बात है जब मोनोमर के साथ ऑलरेडी दो रिएक्टिव ग्रुप हो तो क्रॉस लिंकिंग के लिए कितने होने चाहिए? 3 ही होने चाहिए ना। तो ये बात तो आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये आप जो है आप सोचें इस बात पे कि कंडेंसेशन में हर दो मॉलिक्यूल यूज़ होते हैं। दो मोनोमर जो है दो मोनोमर रिएक्ट करके एक लार्जर पॉलीमर बनाते हैं, लार्जर थर्ड यूनिट बनाते हैं। तो जो दोनों मोनोमर में एक मतलब दोनों में दो रिएक्टिव ग्रुप जो अटैच होते हैं। जब एक मोनोमर पे दो रिएक्टिव ग्रुप है तो क्रॉस लिंकिंग के लिए उस पर कितने होने चाहिए? 3, ठीक है। ये एक अंडरस्टूड सी बात है। जैसे कि एडिशन में एक रिएक्टिव ग्रुप था तो उसकी क्रॉस लिंकिंग के लिए 2 होने चाहिए, इसके लिए इसमें 2 है तो इसकी क्रॉस लिंकिंग के लिए 3 होने चाहिए। अच्छा, तो अब ये देखें, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये क्या है, schematic representation of the condensation reaction between hexamethylene diamine एंड एडिपिक एसिड। ये हेक्सामिथाइल डायामाइन है, ये एडिपिक एसिड है और ये क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? नाइलोन 6,6, ठीक है। तो देखें ये किस तरह से, ये यहाँ से H गया, यहाँ से OH गया, HOH, और ये जो है H2 बना रहे हैं इस तरह से। फिर यहाँ से जो है क्या हुआ, यहाँ से H आया, यहाँ से OH आया, फिर यहाँ से H आया, यहाँ से OH आया, और ये इस तरह से नाइलोन 6,6 की फॉर्मेशन हो रही है। और कौन इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है? हेक्सामिथाइलिन डायमीन। देखिए ये हेक्सा, 6 फॉर हेक्सा, ठीक है, हेक्सामिथाइलिन डायामाइन। ये डायामाइन क्यों कह रहे हैं? NH2 यहाँ पे, NH2 यहाँ पे, ठीक है। और हेक्सा, ये इसके अंदर जो है ना ये मिथाइलिन ग्रुप है, CH2 इज़ अ मिथाइलिन ग्रुप। तो हेक्सा मिथाइलिन मतलब हेक्सा जो 6 मिथाइलिन ग्रुप है, हेक्सा मिथाइल और डायामाइन। तो इसमें रट्टा लगाने की क्या ज़रूरत है कि नाइलोन 6 किस तरह से प्रोड्यूस होता है? हेक्सा मिथाइलिन डायामाइन। और एडिपिक एसिड क्या है? ये एडिपिक एसिड का फॉर्मूला है, ठीक है, CH2 और 4 और CO2H इस तरफ और CO2H इस तरफ एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइलिन डायमीन जब मिलेंगे तो नाइलोन 6 की फॉर्मेशन होगी। बाय कंडेंसेशन रिएक्शन किस तरह से होगी बता दिया। अच्छा, अब ये देखें यहाँ पे जो है क्या दिया, यहाँ पे वो यही रिएक्शन जो है ना आगे प्रोसीड किया हुआ है कि अगर हम ये जो है होमोपोलीमर को ही वो किया हुआ है इन्होंने, और ये प्लस ये दूसरा चौथा M1, फिर ये इस तरह से सारे होमो M1 और ये XY इवॉल्व हो गया बाय प्रोडक्ट जो है। एग्जाम्पल ऑफ द यूज़ ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमरेशन इंक्लूड द प्रोडक्शन ऑफ नाइलॉन 6,6। यही कह रहे हैं कि आप 12.8 में जाके जो है एग्जाम्पल देख सकते हैं कि हम किस तरह से कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का यूज़ कर सकते हैं किसकी प्रोडक्शन में? नाइलॉन 6,6, जो कि ऑलरेडी मैंने अभी नीचे आपको दिखा दिया है, ठीक है। अच्छा, एंड द सिंथेसिस ऑफ पॉलीडाइमिथाइल साइलोक्सेन मीन्स